हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 8 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 8 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आज की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है टेस्ट सीरीज़ लगाना। आप कितना भी कॉन्सेप्ट क्यों ना लगा लें, पर जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे प्रिपरेशन अधूरी ही रह जाएगी। तो टेस्ट बुक जो कि मार्केट लीडर है टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, जिनके टेस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट लगा चुके हैं। और अगर रेलवे की बात की जाए, जिनके आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनके लिए एनटीपीसी के ये जो 162 टेस्ट है, जिसमें कि 18 टेस्ट टोटल फ्री मिलेंगे। साथ ही ग्रुप डी के लिए 170 टेस्ट, जिसमें कि 11 टेस्ट फ्री मिलेंगे। इसके साथ ही आप लोगों को रेलवेज़, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस और 200 से ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए 12,000 से ज़्यादा मॉक एक साल के लिए सिर्फ 299 रुपये में मिलेगा। तो इसे परचेस करने के लिए आप चैनल का कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है स्टडी 10। ये कूपन अप्लाई करने के बाद आप लोगों को 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये किसे चुना गया है? तो नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है शांतनु दयाल को। और शांतनु दयाल इन्होंने स्थान लिया है एसएस हसबनी का। जो एसएस हसबनी हैं ये भी हाल ही में मतलब कि 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हुए हैं, और इन्हीं के स्थान पर जो शांतनु दयाल है ये बन गए हैं नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब यदि हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं एमएम नरवणे, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे। इसके अलावा इंडियन आर्मी डे ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंडियन आर्मी, इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। तो इसका मोटो भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो संजय कपूर है ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तरुण कुमार, तो ये भी हाल ही में एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, इसके नए महानिदेशक बन गए हैं। किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? तो लॉन्च पैड योजना, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों की गई है? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो देखिए, आप लोगों ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के बारे में ज़रूर सुना होगा। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट यानी कि चाइल्ड केयर संस्थान। तो चाइल्ड केयर संस्थान से आने वाले वे बच्चे जो कि 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, बेसिकली उन्हीं के लिए ये योजना है। और इसका पर्पस है कि इन युवाओं को जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट से बाहर आ रहे हैं और जिन्होंने 18 साल की आयु पूरी कर ली है, इन्हें एक ऐसा मंच यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा जिसके थ्रू वे अपनी शिक्षा और ट्रेनिंग जारी रखते हुए आत्मनिर्भर बन सकेंगे। और यही है लॉन्च पैड योजना, जिसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन, ये भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण इसे सोया स्टेट, और टाइगरों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, वैसे ये तो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, लेकिन लालजी दास टंडन की मृत्यु के बाद ये मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। मध्य प्रदेश से रिलेटेड यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, तो आप लोगों ने पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो हाल ही में जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास ये मध्य प्रदेश में ही बनाया गया है, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया था। गायों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही गौ कैबिनेट की स्थापना की गई है, मतलब कि गौ कैबिनेट को मंजूरी मिली है। साथ ही काऊ टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य ये भी मध्य प्रदेश ही बना है। आप लोगों के लिए ये जो रेलवे की स्पेशल ई बुक है, जिसमें कि 7600 वन लाइनर क्वेश्चन, 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के क्वेश्चन और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन
वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं। जो लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों ने इसे परचेस किया है उनके द्वारा इसके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोग्राफी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने किया है? तो हाल ही में ये जो दानवीरों की लिस्ट जारी की गई है, इसमें 2020 में पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दान किया है जेफ बेजोस ने। तो 2020 में क्लाइमेट इमरजेंसी का मुकाबला करने के लिए जो जेफ बेजोस हैं, इन्होंने 10 अरब डॉलर यानी कि लगभग 733 अरब रुपए का दान किया था। जेफ बेजोस, इनकी यदि हम बात करें तो ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, आप सभी जानते हैं। ये हैं प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन के संस्थापक। इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखेंगे कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति ये जेफ बेजोस ही हैं। अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा विश्व के अरबपतियों की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें पहले स्थान पर है जेफ बेजोस। भारत के जो मुकेश अंबानी जी हैं, इनकी रैंकिंग है 12वीं। तो पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति ये हैं जेफ बेजोस। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये हैं चाइना के झोंग सांसान। और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी जी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है दानवीरों की, मतलब कि किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा दान किया है। तो यहाँ से आप एक करंट का क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में ह्यूरन इंडिया परोपकारी लिस्ट जारी की गई, और इस ह्यूरन इंडिया परोपकारी लिस्ट के अनुसार भारत में यदि देखा जाए तो सबसे बड़े दानवीर ये बने हैं अजीम प्रेम जी, जो कि विप्रो के संस्थापक हैं। तो जो अजीम प्रेम जी है, इन्होंने 2019-20 के दौरान, मतलब कि इस एक साल के दौरान 7,904 करोड़ रुपए दान किया है। इसी के साथ ये भारत के सबसे बड़े दानवीर बने। दूसरे स्थान पर रहे हैं SCL के शिव नाडार, और तीसरे स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी जी। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ब्रिटेन में कोरोना का एक नया स्ट्रेन मिला है, जो कि मौजूदा स्ट्रेन से 70% अधिक खतरनाक माना जा रहा है, जिसके कारण हाल ही में ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा 1.5 महीने का सख्ती से लॉकडाउन भी लगाया गया है। तो आप लोगों ने ये भी न्यूज़ पढ़ी होगी, कल काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे, ये थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो कि भारत आने वाले थे। तो ब्रिटेन में तो 1.5 महीने का सख्त लॉकडाउन लग गया है, इसी कारण से इन्होंने अपना भारत दौरा रद्द भी कर दिया है। तो ब्रिटेन के बाद अब जो जर्मनी है, इसने इस संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं जर्मनी की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। और करंट अफेयर में हम मोस्टली यूरोपियन कंट्री ही डिस्कस करते हैं, तो इससे रिलेटेड मोस्टली फैक्ट आप लोगों को मालूम ही होंगे। जैसे कि कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर ये कौन सी है? वोल्गा रिवर। लेकिन आज मैं आप लोगों को इससे कुछ हटके फैक्ट बताने वाली हूँ। सबसे पहले यदि हम बात करें जर्मनी की, तो इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, यहाँ की चांसलर है एंजेला मर्केल। और अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें पहले स्थान पर है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ही। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन ये जर्मनी में ही चलाई गई है। और यदि हम जर्मनी से रिलेटेड, मतलब कि यूरोप महाद्वीप से ही रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की यदि बात करें, तो अभी मैंने बताया है कि जो वोल्गा रिवर है ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर है। एडिशनल फैक्ट आपने ये याद रखना है कि यूरोप महाद्वीप की ही दूसरी सबसे लंबी रिवर है डेन्यूब। अब डेन्यूब के बारे में आज हम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जर्मनी से ही रिलेटेड है। तो देखिए, जो डेन्यूब रिवर है ये इसी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और कहाँ आकर मिलती है, इसके आगे यदि आप जाएंगे तो यहाँ है ब्लैक सी में आकर के मिलती है ये डेन्यूब रिवर, जो कि यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी रिवर है। अच्छा, आप लोगों ने आल्प्स पर्वतमाला का नाम जरूर सुना होगा। ये जो आल्प्स पर्वतमाला है ये मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, जो कि फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी यानी कि इन कंट्रीज़ में ये फैली हुई है। और इसी आल्प्स पर्वतमाला से निकलती है राइन नदी ये आल्प्स पर्वतमाला से निकलती है और जर्मनी और इधर जो आप देख रहे हैं नीदरलैंड, ये होते हुए ये मिल जाती है नॉर्थ सी में यानी कि उत्तरी सागर में। किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो ये जो तैरता हुआ
विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना है, इसकी आधारशिला अभी हाल ही में रखी गई है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। इसके बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो इस सौर ऊर्जा परियोजना के तहत 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसकी लागत की यदि हम बात करें तो इसमें 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये जो पूरा कार्य है ये 2022 से लेकर के 2023 के बीच कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये बांध वाला जो एरिया है, इस एरिया में सोलर पैनल तैरते रहेंगे और इस तरह बिजली का उत्पादन किया जाएगा। मतलब कि इस तरीके से इन सोलर पैनलों को नेचुरल कूलिंग भी मिल सकेगी। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो सोलर पैनल होंगे ये लहरों और बाढ़ों से सुरक्षित होंगे, मतलब कि लहरों और बाढ़ों का इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा और ये तैरते हुए सूर्य की किरणों से निरंतर बिजली का उत्पादन कर सकेंगे। और यही स्थापित किया गया है नर्मदा नदी में। अच्छा, नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? ये तो मध्य प्रदेश से ही निकलती है। मध्य प्रदेश का एक स्थान है जिसका नाम है अमरकंटक। तो अमरकंटक से उद्गम है नर्मदा नदी का। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ओरिजिन ऑफ नर्मदा है ये मेरे घर से लगा हुआ ही है, मतलब कि इसे तो हम नर्मदा मंदिर कहते हैं और ये मेरे घर से इतना पास है कि यदि मंदिर ना भी जाया जाए तो छत पर खड़े रह करके मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। इतना पास है ओरिजिन ऑफ नर्मदा मेरे घर से। और इसी नर्मदा नदी पर विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने मध्य प्रदेश को मैप के थ्रू डिस्कस कर लिया है। यदि आप कुछ एडिशनल फैक्ट याद रखना चाहते हैं तो एक फैक्ट आप याद रखेंगे जो कि करंट से रिलेटेड है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अभी हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हॉट एयर बैलून की फैसिलिटी शुरू की गई है और हॉट एयर बैलून की फैसिलिटी शुरू करने वाला ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। आप लोगों के लिए जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक की ये जो करंट अफेयर की पीडीएफ है, जिसमें कि इन 12 महीनों के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कराए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य की आपदा डिक्लेयर किया है? तो ये डिक्लेयर किया गया है केरल के द्वारा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केरल ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये आपदा घोषित कर दी है। और ये जो कोरोना महामारी चल रही है, इस महामारी के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और केरल जैसे राज्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमण ये तेज़ी से फैल रहा है और इन राज्यों में इस संक्रमण के कारण हज़ारों पक्षियों की मौत भी हो गई है। ये न्यूज़ अभी चर्चे में रही है तो आप लोगों को मालूम भी होगी और इसी के कारण केरल ने आपदा डिक्लेयर कर दिया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें केरल की, आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन, इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम और तिरुअनंतपुरम नगर निगम की ही एक मेयर बनी है जिनका नाम है राजेंद्र आर्या। इनकी उम्र है 21 साल, जो कि भारत की सबसे युवा मेयर बन गई हैं। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में यदि आप देखेंगे तो केरल के कोच्चि से लेकर के कर्नाटक वाले एरिया में यहाँ है मंगलुरु। तो हाल ही में कोच्चि से मंगलुरु तक हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्ति से शादी करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ओडिशा में यदि कोई सामान्य व्यक्ति किसी विकलांग व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार होता है और उससे यदि शादी करता है तो उसे ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन सबसे ज़्यादा चर्चे में रहता है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही स्थित है कलिंगा स्टेडियम और नालको यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है भुवनेश्वर में ही। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कंधमाल हल्दी, जिसे कि जीआई टैग प्रदान किया गया था। इम्पॉर्टेंट यदि स्कीम की हम बात करें जो कि ओडिशा से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा किसानों के लिए बलराम योजना, इसके अलावा फ्री आई चेकअप के लिए सुनेत्रा योजना, कुछ और इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं जैसे कि मो बस सेवा, मो साइकिल सेवा, मो परिवार सेवा, मो सरकार सेवा। इन सभी की शुरुआत ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क की आधारशिला भी रखी गई है।
कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो लकड़ी से बना विश्व का पहला उपग्रह ये लॉन्च करेगा जापान। कहने का मतलब ये है कि वैसे कई देश हैं जो कि समय समय पर अपने सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं, तो काफ़ी देशों के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च करने के दौरान अंतरिक्ष में कबाड़ या मलबा ये बढ़ते जा रहा है। तो अंतरिक्ष में बढ़ते कबाड़ या मलबे की समस्या को देखते हुए जो जापान है इसने लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है, जो कि 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। तो सबसे पहले आप एशिया मैप में देख सकते हैं जापान की लोकेशन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। यहाँ से यदि हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो देखिए, भारत के आसपास यदि कोई चक्रवात आता है तो उसे तो हम चक्रवात ही कहते हैं साधारण भाषा में। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो चाइना है और ये जो जापान है, तो चाइना और जापान के पास का ये जो समुद्री क्षेत्र है, यहाँ जो चक्रवात आता है इसे क्या कहते हैं? ये कहलाता है टाइफून। एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो इसे आप याद रखेंगे। भारत और जापान के बीच बेसिकली 2 एक्सरसाइज होती है, एक है धर्म गार्डियन, दूसरी है शिन्यू मैत्री। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरूप कुमार गोस्वामी किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो अरूप कुमार गोस्वामी ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आप सभी जानते हैं जनवरी 2019 में ही आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया। तो यही है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है अरूप कुमार गोस्वामी की। और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। साथ ही एक एडिशनल फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसकी व्यवस्था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसके मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। कुछ समय पहले ही जो डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिलीज़ की गई थी, इसके अनुसार मतलब कि डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश ये रहा है पहले स्थान पर। यहाँ बात की जा रही है मुख्य न्यायाधीश की, तो हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये बनाए गए हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है जस्टिस हिमा कोहली। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ डीआरडीओ की बायोडाइजेस्टर इकाइयाँ स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, हाल ही में जो डीआरडीओ है इसने महाराष्ट्र के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ अपनी इको फ्रेंडली बायोडाइजेस्टर MK2 स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसे आप समझिएगा, मैंने कहा है इको डाइजेस्टर, तो देखिए इको डाइजेस्टर इसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप इमेज में देखेंगे ये है ट्रेन और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है डाइजेस्टर। तो देखिए ट्रेन के टॉयलेट में जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ा जाता है उसके नीचे बायोडाइजेस्टर लगा होता है, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और इस बायोडाइजेस्टर में बैक्टीरिया की प्लेट्स लगी होती है और यह जो बैक्टीरिया की प्लेट्स होती है ये इस अपशिष्ट पदार्थ को CH4 यानी कि मीथेन और H2O यानी कि मीथेन और पानी में तोड़ देता है। इसलिए जब ट्रेन चलती है आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन के चलने पर पानी गिरता है और जो CH4 होता है मतलब कि जो मीथेन की स्मेल है ये आपके कैबिन तक आती है। अक्सर आप लोगों ने स्लीपर में रहते हुए इसकी स्मेल को फील किया होगा। तो देखिए यही है कि अभी तक किसी भी मेट्रो में बायो डिस्चार्जर केबल नहीं लगा हुआ था और अब महाराष्ट्र में ये लगने जा रहा है और इसी के लिए डीआरडीओ ने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की तो इसकी राजधानी है मुंबई, जिसे कि 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। इसी मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। मुंबई से रिलेटेड आप कुछ और फैक्ट भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट ये मुंबई में ही स्थापित किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल में वुमन आइकन यानी कि महिला आइकन का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर ये मुंबई ही बना है। और महाराष्ट्र के 2 प्रमुख लोक नृत्य हैं तमाशा और लावनी। ये एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं, इसलिए आप ये एडिशनल तौर पर याद रखेंगे।
कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था कर्नाटक। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोवर वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।